हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चा, आज का ये लेक्चर हमारा पूरी तरीक़ा से साइंस के सिलेबस पर आधारित है। जो भी हमारे छोटे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे बच्चा इस वर्ष अर्थात 2026-27 के सेशन में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, तो ये आज का जो लेक्चर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पूरी तरीक़ा से साइंस के सिलेबस को समझेंगे, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या किस तरीक़ा से हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे बच्चा, कृपया करके आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और पूरी तरीक़ा से आप साइंस के सिलेबस को समझ कर चलेंगे, क्योंकि जब तक हम साइंस के सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी तैयारी को बेहतरीन नहीं बना पाएंगे। और आपको यह आज के क्लास में ही पता चलेगा कि हमें किस तरीक़ा से तैयारी करने हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोच कर चले कि हमें केवल मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट डिवीज़न लाने हैं, तो इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये चारों तरफ आपको यूट्यूब पर वीडियो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएँगे। हमारा पूरी तरीक़ा से मकसद है बच्चे कि आपको सही गाइडेंस देना। आप केवल ये सोचकर इस लेक्चर को ना देखें, बल्कि ये सोचें कि हमें मैट्रिक के बाद भी आगे कुछ ना कुछ पढ़ने हैं। हमें आर्ट्स लेकर पढ़ना है या कॉमर्स लेकर पढ़ना है या साइंस लेकर पढ़ना है, तो अभी से ही अपनी रणनीति को बनाकर चलेंगे, ठीक है? जब आप किसी भी चीज़ के लिए रणनीति पहले बनाकर चलते हैं, तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाते हैं। बातें क्लियर है? तो चलिए बीच-बीच में हम लोग इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026-27 सभी छोटे भाई-बहन के लिए हमारा 2026-27 का जो साइंस का होगा हमारा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे सारी चीज़ें। तो हम लोग फुल सिलेबस को समझेंगे और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने वाले हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस समझकर ही अपनी रणनीति को तय करेंगे, ठीक है? बातें क्लियर है? तो चलिए अब एक-एक करके हम लोग सिलेबस को समझते हैं, ठीक है? आइए समझना प्रारंभ करते हैं। आइए प्यारे बच्चे, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि 2026-27 अब अगर देखा जाए तो 2020 से अगर देखा जाए तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में किसी भी तरह से बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बार सीबीएसई जो एग्ज़ाम हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है प्यारे बच्चे, उसमें मैथ का पेपर हर बच्चे को रुलाया है। हो सकता है कि अचानक आप तैयारी इस तरीक़ा से करके जाएँगे और हो सकता है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में गए और वहाँ पर कुछ अजीब-सा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो इससे बेहतर है कि अभी ही आप पूरी तरीक़ा से एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें और सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से आप कवर करके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, कभी भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का दो मत नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए, आइए प्यारे बच्चे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो हमारा पैटर्न है, वो एग्ज़ाम पैटर्न में आइए, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, कलर चेंज कर लेते हैं, आइए। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम पैटर्न बच्चे पूरी तरीक़ा से हमारा 100 मार्क्स का आता है, ठीक है? यानी कि साइंस का जो हमारा सिलेबस होता है, साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम होते हैं, वो पूरे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चा? 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है? यानी कि 100 मार्क्स के हमारे पूरी तरीक़ा से साइंस का पेपर होता है, साइंस का एग्ज़ाम होता है। अब ये 100 नंबर जो है बच्चा, वो 2 भागों में, 2 खंडों में बँटा होता है। साइंस का जो पेपर होता है, वो 2 खंडों में बँटे होते हैं। एक होता है हमारा थ्योरी का पेपर और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल का पेपर। थ्योरी का पेपर कहने का क्या अर्थ है? थ्योरी का पेपर जो होता है बच्चा, उसमें लिखने होते हैं हमें, ठीक है? ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है, ये इसके लिए हमारे सेंटर बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि परीक्षा का सेंटर बना होता है। परीक्षा का क्या बना होता है? परीक्षा का केंद्र बनाया जाता है। परीक्षा का केंद्र बना होता है। कहीं आपके सिटी आस-पास की सिटी में बना होता है, ठीक है? तो ये परीक्षा का केंद्र बना होता है। जबकि प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है बच्चा, ये हमारे जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसी स्कूल में हमारा
प्रैक्टिकल का पेपर लिया जाता है। ये प्रैक्टिकल के पेपर में कुछ डायग्राम बनाने को आते हैं, ठीक है? उसमें कुछ लिखकर आपको 3 पेपर सबमिट करते हैं, जैसे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में हो सकता है कि आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में व्याख्या करना हो और उसमें डायग्राम वगैरह देना रहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, तो चित्र सहित आपको समझाकर एक प्रैक्टिकल का पेपर देना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है प्यारे बच्चे, वो हमारे कहाँ पर होते हैं, तो स्कूल में होते हैं, ठीक है? अब इस प्रैक्टिकल के पेपर में हमें 20 मार्क्स का होता है। ये जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स के होते हैं, तो आप कहेंगे सर 20, यानी कि 20 अंक का ये परीक्षा हमारा होता है। और कहाँ पर होते हैं, तो आप कहेंगे सर स्कूल में होता है। लेकिन बच्चे ये जो हमारा थ्योरी का पेपर होता है, ये थ्योरी का पेपर हमारे कुल अगर देखा जाए तो 80 अंक का ये पेपर होता है। कितने अंक का पेपर होता है, तो आप कहेंगे 80 अंक। यानी कि थ्योरी पेपर से, यानी कि हमें परीक्षा केंद्र पर जाकर, हमारे घर से कहीं दूर सिटी में हमारा परीक्षा केंद्र में होता है और उस परीक्षा केंद्र पर जाकर हम परीक्षा देते हैं, ठीक है? वहां पर लिखित रूप से हमें परीक्षा देना होता है। तो इसी पेपर को हम कहते हैं कि थ्योरी पेपर है। और ये कितने अंक का पेपर होता है, तो आप कहेंगे सर 80 अंक का हमारा पेपर होता है। और प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में होते। जब आपका थ्योरी पेपर हो जाएगा, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल का पेपर लिए जाते हैं, ठीक है? यानी सबसे पहले थ्योरी का पेपर होगा और उसके बाद आपके स्कूल में प्रैक्टिकल का पेपर लिया जाता है। क्या यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट है किसी प्यारे बच्चे को? नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। जब हम थ्योरी पेपर की बात करते हैं, प्रैक्टिकल का तो हमें समझ में आ गया कि स्कूल से ही हमें ये 20 मार्क्स जो होते हैं बच्चे, ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? ये 20 मार्क्स जो होता है, ये कहाँ से मिलते हैं? तो हमें स्कूल से ही मिल जाते हैं। इसमें लगभग सभी बच्चे को 16-18 नंबर मिल ही जाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से फोकस कितने अंकों पर करना है, तो आप कहेंगे सर 80 अंकों पर करना है। यानी कि यही जो अंक है हमारा टॉपर बनाता है। यही अंक जो है 80 नंबर का जो परीक्षा है, यही टॉपर बनाता है और यही हमारे पूरे रैंक को निर्धारित कर देता है बच्चे। तो बेहतरीन ढंग से हमें तैयारी किस पेपर का करना है, तो आप कहेंगे सर थ्योरी पेपर का तैयारी करना है, ठीक है? बातें क्लियर है? चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम थ्योरी पेपर की बात करते हैं बच्चे, तो थ्योरी पेपर जो होता है वो तो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है सर? 80 मार्क्स का होता है। लेकिन ये थ्योरी का जो पेपर होता है, इसमें प्यारे बच्चे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो कुल अगर क्वेश्चन की बात करें, थ्योरी पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो कुल यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, कुल प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें, कुल प्रश्नों की जो संख्या होता है, कुल प्रश्नों की जो संख्या होता है वो बच्चे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 80 प्लस 30 होता है। 80 प्लस 30 होते हैं। 80 प्लस 30 को हम डायरेक्ट इस तरीका से लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हम यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कर दें? क्या हम यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कर दें? यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, तो आप कहेंगे सर 110 आते हैं। यानी कि 110 क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे। यानी कि हमारा 80 अंक का हमारा एग्जाम होगा। कितने अंकों के एग्जाम होंगे? 80 अंकों के एग्जाम होंगे। लेकिन प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो बच्चे कितने रहने वाली है? 110 रहने वाला है। यानी 110 जो है हमारे प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। अब ये जो थ्योरी का पेपर है, ये हमारा थ्योरी का पेपर जो है, ये 2 खंडों में बटा होगा। ये थ्योरी का पेपर भी 2 खंडों में बटे होंगे। एक खंड जिसे हम खंड अ कहते हैं और एक खंड ब हम कहते हैं। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, हमारा 2 खंडों में थ्योरी का पेपर बटा होगा। थ्योरी का पेपर 2 खंडों में बटे होंगे और यहाँ पर इनके क्वेश्चन भी अलग अलग रहने वाले हैं। यानी कि खंड ए का भी क्वेश्चन की संख्या निर्धारित होगी और खंड बी का भी क्वेश्चन की संख्या निर्धारित होगी। तो सर क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं, जब हम
बात करते हैं सेक्शन ए के। तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? तो पूछे जाते हैं बच्चे 80 मार्क्स का। पूछे कितने जाएंगे? 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब आप कंफ्यूज करेंगे कि सर टोटल पेपर ही थ्योरी का 80 अंकों का है और आप थ्योरी के पेपर को दो खंडों में बांट कर रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और अब आप कह रहे हैं कि सेक्शन ए ही 80 मार्क्स का है। नहीं प्यारे बच्चे, हमने ये नहीं कहा कि ये 80 मार्क्स का है। हमने कहा कि 80 मार्क्स का ये सेक्शन ए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ से आपको 80 मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहाँ से आपको 80 मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या कहा? 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको यहाँ से मार्क्स कितने मिलेंगे? तो 40 मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि यहाँ से जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने अंक प्राप्त होंगे? तो आप कहेंगे सर 40 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरीका से सेक्शन बी जो होगा, इस सेक्शन बी में भी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी जो हमें मार्क्स मिलेगा वो 40 मार्क्स ही मिलेंगे। यानी कि थ्योरी का पेपर दो खंडों में बट गया, खंड अ और खंड ब। खंड अ भी कितने अंकों का पूछा है? 40 अंक यहाँ से भी मिलेंगे। और खंड ब भी कितने अंकों का मिलेगा हमें? तो 40 अंकों का मिलेगा। बट आगे हम आपको समझाएंगे कि कुल ये जो पेपर होता है बच्चा, ये 160 अंक से ज्यादा का पूछा जाता है, लेकिन इसमें से हमें मिलते हैं केवल 100 अंकों का। ठीक है, केवल 80 मार्क्स हमें मिलते हैं। चल कोई बात नहीं। अब मार्क्स 40 हो गया, यहाँ भी मार्क्स 40 हो गए, लेकिन अब ध्यान रखना है कि इस 40 मार्क्स के जो सेक्शन ए है प्यारे बच्चे, ये सेक्शन ए को हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी सेक्शन ए जो है बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव टर्म में बटा होता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, मार्क्स हो गया 40। यहां से प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें तो प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाले हैं? यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है, क्वेश्चन की संख्या जो रहने वाली है, क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं, वो कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? तो अब आप ध्यान रखेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 80 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी 80 प्रश्न यहाँ पर सेक्शन ए में दिए रहेंगे। सेक्शन ए में कितने प्रश्न रहेंगे सर? 80 प्रश्न रहेंगे। इसी तरीका से जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में भी क्वेश्चन की संख्या होगी। सेक्शन बी में भी क्वेश्चन की संख्या होगी। तो इस सेक्शन बी में जो क्वेश्चन की संख्या होगा बच्चे, वो 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर? 30 क्वेश्चन होंगे। तो अब यहाँ से आपको अनुमान लग गया होगा कि 80 प्लस 30 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 110 होता है। 80 प्लस 30 कितना होता है? 110 होता है। तो थ्योरी का पेपर इस तरीका से हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलकर टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं। और मार्क्स कितने मिलते हैं सर? 80 मिलते हैं। 40 प्लस 40 80 हो गए। अब सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा? सेक्शन ए में कहां कहां से प्रश्न आते हैं इसको भी समझ लेते हैं। सेक्शन ए में बच्चे फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन ए में बायोलॉजी से। यानी सेक्शन ए में भी तीन हमारे जो साइंस में जो सेक्शन होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से प्रश्न आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स का पेपर होगा? तो 40 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कुल जो मार्क्स होंगे, 80 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स के होंगे, बट आपको मिलेंगे 40 मार्क्स ही। चीजें क्लियर है? इसी तरीका से सेक्शन बी भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलाकर पेपर बनते हैं। ठीक है, चल। तो क्या इस स्लाइड में किसी भी तरह का आपको समस्या है? किसी भी तरह का आपको समस्या नहीं है? चल, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी सेक्शन को अलग अलग करके हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए को हम लोग कहते हैं कि सेक्शन ए जो है प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इसमें जो प्रश्न होंगे, ये किस तरह के प्रश्न होंगे? तो सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि एकक मार्क्स का यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। 1 अंक निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन ए में हमने कहा कि क्वेश्चन की संख्या कितने रहने वाली है, तो क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चे, क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे सर 80 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 80 क्वेश्चन से हैं। तो कुल जो मार्क्स यहां से पूछे जाते हैं, यहां से जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स जो होंगे वो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है, तो 1 इंटू कितना हो गया, 80 प्रश्न है, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 80 नंबर हो गए। यानी कि सेक्शन ए ही जो है बच्चा वो टोटल 80 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स से यहाँ प्रश्न दिए रहते हैं, बट यहाँ से आपको 80 मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहाँ से 80 मार्क्स आपको नहीं मिलता है। तो सर आपको मिलेंगे कितने, यानी कि सेक्शन ए जो है बच्चा, सेक्शन ए से केवल आपको केवल 40 अंक मिलेंगे। केवल 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए जो है वो 80 मार्क्स का दिया रहता है। 80 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का दिया रहता है, बट हमें कितने अंक मिलेंगे, तो हमें केवल 40 अंक मिलेंगे। यानी कि ये 40 अंक जो है बच्चा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और आपको बनाने हैं 40 क्वेश्चन ही, इस वजह से आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ कि 80 अंकों का पूछा जाता है, बट आपको किसी भी तरह से 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। किसी भी तरह से आप 40 क्वेश्चन बनाएंगे सही सही, और आपको 40 अंक मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं किसी भी हालत में। आप 40 से ज्यादा भी बनाकर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रारंभ में जो 40 क्वेश्चन होंगे उसी में से आपका सही गलत निर्धारित करके आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा प्यारे बच्चे कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 80 मार्क्स। बच्चा आपको बनाने हैं कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको 40 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि 40 की जगह पर वो बना देते हैं 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बना देते हैं, 50 क्वेश्चन बना देते हैं। तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर जहां आपका 40 क्वेश्चन खत्म होगा, जहां आपका 40 क्वेश्चन खत्म होगा। 40 क्वेश्चन खत्म होने का मतलब है कि 1 से लेकर आप बीच में छोड़ते हुए जाएंगे, 40 क्वेश्चन अगर आप बना लिए, ठीक है, यानी काउंटिंग अगर आपका 40 हो गया, 40 क्वेश्चन का काउंटिंग हो गया, तो यहीं तक आपको एग्जामिनर चेक करेगा, और चेक करके यहीं से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब इसमें जितना सही हो जितना गलत हो, मान लेते हैं कि आपने बनाया 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपने बनाया तो 40 तक के ही क्वेश्चन मान होंगे, 40 तक ही क्वेश्चन को मान होंगे। हम नंबर सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं कि 1 2 3 4 40 नंबर तक का क्वेश्चन है, वहां नहीं। हो सकता है कि बीच में आप छोड़ सकते हैं, मान लेते हैं आपका 10 नंबर 12 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो संख्या आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50 आपको क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, और 40 मार्क्स इसी में से आपको मिल जाएंगे। अब जो भी आपका सही होगा गलत होगा वो आप पे डिपेंड करता है।
क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आएगा कि आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, 40 से अधिक क्वेश्चन बनाकर नहीं आना है। पहली बात है, ये दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाकर भी आते हैं, फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, 40 क्वेश्चन अब कैसे बना सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। 40 क्वेश्चन में आपको वही-वही क्वेश्चन बनाना है जो आप पूरी तरीक़ा से श्योर हो। पूरी तरीक़ा से आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर सही-सही लगा रहे हैं। उसी क्वेश्चन को आप बनाएँगे, 80 में से 40 क्वेश्चन कहीं से भी। आपका मन है, आपको मान लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन सही आ रहा है, तो 5 नंबर वाले को बनाएँगे। आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो 7 नंबर वाले को बनाएँगे। आपको 56 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 56 वाले को रंगेंगे। आपको 79 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो 79 नंबर को क्वेश्चन को रंग कराएँगे। आपको 61 नंबर क्वेश्चन सही-सही पता है, तो 61 नंबर क्वेश्चन को रंग कराएँगे। तो इस तरीका से आप पूरा, यानी इस तरीका से किसी भी क्वेश्चन नंबर को बनाएँगे, लेकिन क्वेश्चन की टोटल जो आप आंसर देंगे, वो 40 क्वेश्चन का ही आंसर लगाकर आएँगे। क्या ये बातें क्लियर हो गया? अब हमें लगता है कि कोई भी हमारे छोटे भाई-बहन को किसी भी प्रकार से समस्या नहीं रहा होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहाँ से समझते हैं कि अब यहाँ जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 80 क्वेश्चन में यहाँ से जो प्रश्न बनकर आते हैं, वो फिजिक्स से भी बनकर आएगा, केमिस्ट्री से भी बनकर आएगा और बायोलॉजी से भी बनकर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर अब कितने-कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए। जब हम बच्चा बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन की संख्या है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन की संख्या है, वो टोटल 26 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। टोटल लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टोटल कितने मार्क्स का हो गया पेपर? टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ? तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 26 क्वेश्चन है, तो टोटल हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? तो आप कहेंगे 26 मार्क्स मिलेगा। यानी फिजिक्स से केवल आप 26 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है? मान लेते हैं कि केमिस्ट्री आपको वीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप केवल 26 क्वेश्चन बना लीजिए फिजिक्स का और 26 नंबर यहीं से पा लीजिए। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई तो लाइक का बटन दबा देंगे कि हमें सर समझ में आ गया, ठीक है? और एक प्यारा-सा हार्ट बनाकर भेज देंगे ताकि हमें भी पता चले कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया है। चलिए, अब इसी तरीक़ा से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी ध्यान रखेंगे कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है, टोटल क्वेश्चन की जो संख्या पूछे जाते हैं, वो लगभग 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? टोटल 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ से टोटल कितने मार्क्स हो जाएँगे? टोटल कितने मार्क्स हो जाएँगे? तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित है, तो 27 क्वेश्चन है, तो 27 नंबर मिल जाएँगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए? सर 27 नंबर। यानी केमिस्ट्री से अकेले आप 27 नंबर बना सकते हैं। केमिस्ट्री अगर किसी का मजबूत है, तो 27 नंबर यहाँ से बना ले, अकेले केमिस्ट्री बना ले। इसी तरीक़ा से जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चन की संख्या निर्धारित है। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन की संख्या निर्धारित है। तो यहाँ से भी कितने क्वेश्चन होते हैं? तो 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स का होंगे? टोटल कितने मार्क्स का होंगे? तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित है, तो 27 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएँगे? 27 नंबर का प्रश्न आता है। तो देखो बच्चे, ये रहा 26 नंबर, ये रहा 27 नंबर और ये रहा 27 नंबर। क्या 27, 27, 54 प्लस 26 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 80 होता है। कितना होता है? सर 80 मार्क्स का। हो गया? बातें क्लियर है? अब किसी भी प्यारे भाई-बहन को ये डाउट हो रहा होगा कि सर इसमें से क्या ऐसा कुछ है कि फिजिक्स में से 10 क्वेश्चन बनाना है, केमिस्ट्री में से 15 क्वेश्चन बनाने हैं, बायोलॉजी में से 15 क्वेश्चन बनाने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो चैप्टर मजबूत है, जो सब्जेक्ट मजबूत है, मान लेते हैं कि किसी बच्चे को साइंस में फिजिक्स से लगाव ज़्यादा है, फिजिक्स उसे बेहतरीन ढंग से समझ में आता है, फिजिक्स उसका मजबूत है, तो वो चाहे तो 26 नंबर केवल फिजिक्स से उठा सकता है। केवल फिजिक्स बनाकर 26 नंबर उठा सकता है, यानी 40 में से केवल 26 नंबर वो फिजिक्स से ला सकता है। ठीक है? या किसी बच्चे को केवल केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री उसका मजबूत है, ठीक है?
तो वो केमिस्ट्री से केवल 27 नंबर उठा सकता है। इसी तरीका से अगर किसी बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी पर पकड़ अच्छा है, तो वो बायोलॉजी से अकेले 27 नंबर ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। क्या हमारी बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीका से कहीं भी बाँटा हुआ नहीं है कि आप बायोलॉजी से इतना मिलेंगे, फिजिक्स से इतना मिलेंगे, केमिस्ट्री से ऐसा मिलेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर लगता है किसी बच्चे को कि फिजिक्स हमारा मजबूत है, तो केवल फिजिक्स से 26 नंबर ले ले, बाकी इन दोनों से मिलाकर 14 नंबर प्राप्त कर ले, तो 40 नंबर हो गया। या किसी बच्चे को बायोलॉजी मजबूत है, तो बायोलॉजी से 27 नंबर ले ले और इन दोनों को मिलाकर 13 नंबर ले ले, ठीक है? या किसी को केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री में कांसेप्ट बेहतर है, तो केमिस्ट्री से 27 नंबर ले ले, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी मिलाकर 13 नंबर प्राप्त कर ले। तो कुल मिलाकर कहना है कि आपको 40 मार्क्स ही लाने हैं। तो 40 मार्क्स में अब इन तीनों में से अकेले हो सकता है 27 नंबर इससे ले ले, इन दोनों से मिलाकर 13 नंबर ले ले। तो इस तरीका से हमारा पैटर्न बना होता है। बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं? तो इस तरीका से हमारे पैटर्न सभी बने होते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ से थोड़ी-सी बातें और समझ कर रखेंगे। आप ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन की संख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, और यहीं से आप दिमाग में बैठा कर चलेंगे कि आपको आईएससी पढ़ना है या आईए पढ़ना है या आईकॉम पढ़ना है। कहने का मतलब है कि आपको आगे चल के क्या बनना है, ये पहले से ही आप निर्धारित कर रहे हैं। आप जो है रणनीति पहले से ही तय करके चले कि आपको आगे चलकर डॉक्टर बनना है, आगे चल के केमिस्ट बनना है, या आगे चल के आपको अ, वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर वैज्ञानिक और इंजीनियर बनना है बच्चे, तो आप फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, ठीक है? फोकस तो यहाँ पर तीनों खंडों से करके चलना है, यानी कि फिजिक्स से भी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों को भी लेकर चलना है। लेकिन अगर आपको आगे और भी बेहतर करना है, आगे का प्लानिंग आप पहले कर लेते हैं, तो उसी तरीका से आपको अपनी एग्ज़ाम का तैयारी भी करना होगा, अपने कांसेप्ट को भी बेहतर करके चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले परीक्षा देंगे, हमारा रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद हम रणनीति बनाएँगे कि अब हमें आईएससी लेना है या आईकॉम करना है या आईए करना है, ठीक है? अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि वो केवल मैट्रिक का, और ये बातें कोई बताता नहीं है। उन्हें बस ये बता दिए जाते हैं कि सिलेबस ये है, ये है और इस तरीका से पढ़ना है, उनका हर टीचर का काम तमाम हो गया। लेकिन हमारा मानना है बच्चे कि अभी से ही आप सतर्क रहें, अभी से ही अपने व्यू को बना लें, अपने से ही अपनी रणनीति को बना लें कि हमें आगे चल के किस फील्ड में जाना है। 10th के बाद बहुत सारे फील्ड मिलेंगे, लेकिन उस 10th के बाद जो फील्ड का निर्धारण होगा वो अभी से ही होगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद हम रणनीति बनाएँगे। एग्ज़ाम में हो सकता है 3rd डिवीज़न आ जाए, 3rd डिवीज़न आएगा तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, नहीं बन पाओगे। आपको बनना है डॉक्टर, बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और आप चाह रहे हो कि हम बायोलॉजी बने। यदि बायोलॉजी का कोई ज्ञान ही नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हम मेडिकल फील्ड से जुड़ जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। इस वजह से अभी से ही अपनी रणनीति को बेहतर बनाकर ही चलेंगे। ठीक है? बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? या आप वीडियो फिर से देख लेंगे और उस तरह से आप क्वेश्चन ये सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है बच्चे, ये सेक्शन बी जो होता है ये रिटेन होता है, ठीक है? ये सेक्शन बी जो होता है ये रिटेन होता है। रिटेन कहने का मतलब है कि ये लिखित परीक्षा होता है। ये कैसा परीक्षा है? तो आप कहेंगे सर लिखित परीक्षा होता है। यहाँ पर हमने क्या कहा था? यहाँ पर हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव होता है या वनी अर्थात वस्तुनिष्ठ होता है। इस तरीका से आपको एक सीट दिया रहेगा, ठीक है? इस तरीका से आपको सीट दिए रहेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से क्वेश्चन, और यहाँ पर इस तरीका से 4 गोले बने रहेंगे। इस तरीका से 4 गोले बने रहेंगे। मान लेते हैं कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आंसर आपको पता है और उसका आंसर मान लेते हैं सी होने वाला है। तो आप एक ब्लैक कलर से या नीले से जो भी आपको मिलता है, ठीक है? जो भी अलाउ करेगा उससे आपको इसको क्या कर देना है बच्चे? तो रंग देना है। उसे क्या करना है? रंग देना है। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं केवल कि अगर सी नंबर ऑप्शन है तो सी नंबर को हम इस तरीका से अपने बॉल पेन से कलर कर देंगे, ठीक है?
तो इस तरीका से पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न बनाकर आ दिया जाता है। इसे हम ओएमआर सीट कहते हैं। ठीक है, ओएमआर सीट कहते हैं। चीजें क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर वाला इस तरीका से पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में प्यारे बच्चे ये सब्जेक्टिव होता है, अर्थात लिखित पेपर होता है। यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा पेपर होगा उसमें हमें लिखना होगा। उसमें क्या करना होगा? हमें लिखकर उत्तर देना होगा, जो हम लोगों के समय में होता था। हम लोगों के समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीका से लिखित रूप से आपको देना होगा इसका आंसर। और सेक्शन बी में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? सेक्शन बी में हमने कहा कि ये भी जो हमारा प्रश्न है, ये हमारा टोटल कितने मार्क्स का पूछा गया? तो 80 मार्क्स का 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें बनाने कितने होते हैं? 40 मार्क्स का। इसी तरीका से यहाँ भी जो होंगे बच्चे, हमें कितने अंक मिलने वाले हैं सेक्शन बी से जो हमें प्राप्त होगा अंक, यहाँ पर ठीक है केवल 40 अंक प्राप्त होंगे। तो यहां से भी हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? केवल 40 अंक प्राप्त होंगे। यहां से भी हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? केवल 40 अंक प्राप्त होंगे। चीजें ये क्लियर है? अब आइए, यहाँ जो सेक्शन बी है बच्चा, यहाँ पर जो हमारा सेक्शन बी है जिसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन की संख्या कितनी रहने वाली है? क्वेश्चन की अगर हम संख्या की बात करें, तो क्वेश्चन की संख्या जो होगी, क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 30 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिव से जो प्रश्न बनकर, सब्जेक्टिव में जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 30 रहने वाली है, अर्थात 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 30 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 2 खंडों में बटा होगा। ये भी सेक्शन बी भी कितने खंडों में बटे होंगे? तो सर 2 खंडों में बटे होंगे। एक होगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एक होगा होगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और एक को कहते हैं दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, एक हो गया हमारा लघु उत्तरीय और एक हो गया हमारा दीर्घ उत्तरीय। जब हम लघु उत्तरीय की बात करते हैं, जब हम लघु उत्तरीय की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं? 2। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन की जो संख्या होगी, क्वेश्चन की जो संख्या होगा यानी कि जो हमारे प्रश्नों की संख्या होगी वो 24 होंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सेक्शन बी में जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो टोटल कितने होंगे? तो 24 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो संख्या होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो बच्चे कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? सर 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 24 प्लस 6 कितना हो गया? 24 प्लस 6 कितने हो गए? लाइट कट गई प्यारे बच्चे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीका से हमारा सिलेबस बटा हुआ है, किस तरीका से हमारे परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। अभी अगर हम बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे, बेहतरीन ढंग से जान लेंगे, तो हमें तैयारी करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझकर ही हम अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है
ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें आगे चलकर किस फील्ड में जाना है। ये फील्ड आपको पहले से ही चूज़ करके रखना होगा। जो बच्चा पहले चूज़ कर कर रखेगा कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वो ज़्यादा फ़ोकस किस लाइन पर करेगा, किस सब्जेक्ट पर करेगा? तो सर बायोलॉजी पर ज़्यादा फ़ोकस करेगा। हालाँकि स फ़ोकस तो सब पर करना है, लेकिन उसे इंटरेस्ट जगाने होंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी में उसे ज़्यादा रुचि दिखाना होगा। अगर किसी को केमिस्ट बनना है, तो सर केमिस्ट्री में उसे ज़्यादा रुचि लेना होगा। ज़्यादा कांसेप्ट को बेहतर बनाना होगा उसे केमिस्ट्री में। और किसी को अगर इंजीनियरिंग करना है या साइंटिस्ट बनना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो अभी से ही अपनी रणनीति को बनाकर चलें। चलिए, आइए अब अपनी चीज़ों पर चलते हैं। तो सेक्शन बी में हमने कहा कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और यहाँ से हमें 40 अंक मिलने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में 24 क्वेश्चन होगा और दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन होंगे। चलिए, अब जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये 24 क्वेश्चन जो है बच्चा, यहाँ से 3 खंडों में यानी फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएँगे, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में ध्यान रखना है आपको, फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे बच्चे, ये टोटल क्वेश्चन होंगे 8। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीका से यहाँ भी क्वेश्चन की संख्या यहाँ भी 8 होगा और बायोलॉजी से भी टोटल कितने प्रश्न आएँगे? बायोलॉजी से भी कितने आएँगे? तो 8 प्रश्न आएँगे। यानी टोटल कितने प्रश्न हो गए? 24 प्रश्न हो गए। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 24 प्रश्न। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हमारा शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में बच्चे ये 24 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से प्रत्येक प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 अंक क्या है? निर्धारित है। यानी कि 24 क्वेश्चन है पूछे जाएँगे और हर क्वेश्चन कितने अंकों का होगा? तो सर 2 अंकों का होगा। हर क्वेश्चन कितने अंकों का होगा? सर 2 अंकों का होगा। ये भी क्लियर है? चलो सर। लेकिन ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं 8, 8, 8, यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं 8, 8, 8 बने हुए हैं, तो यहाँ से हमें टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? टोटल यहाँ से जो हमें मार्क्स मिलेगा, टोटल यहाँ से हमें शॉर्ट क्वेश्चन से जो हमें प्राप्त अंक है, यानी यहाँ से हम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? तो प्राप्त अंक जो होगा वो बच्चा हम 24 अंक ही पा सकते हैं। देखो ध्यान देना है बच्चे, टोटल 24 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स 24 का 2 गुना 48 मार्क्स का, 48 मार्क्स का पूछा जाएगा, बट आपको 24 अंक ही यहाँ से मिलने वाले हैं। टोटल कितने अंक मिलने वाले हैं? 24 अंक ही मिलेंगे। यानी कि इन 8, 8, 8 जो बटा हुआ है, ये सभी क्वेश्चन जो है बच्चे, यहाँ फिजिक्स से टोटल कितने हैं? फिजिक्स से अगर बात करें तो 8 का डबल होता है बच्चा, तो टोटल 16 मार्क्स का है। 16 अंकों का ये पूछा जाएगा फिजिक्स में। इसी तरीका से 16 अंक का पूछे जाएंगे आपके केमिस्ट्री में और 16 अंक के पूछे जाएंगे इसमें, तो आप कहेंगे सर बायोलॉजी में। 16, 16, 16 टोटल कितने हो गए? 48 अंक का। 48 अंक का पूछा जाएगा, बट आपको यहाँ से केवल 24 अंक ही मिलने वाले हैं। यहाँ भी कितने अंक मिलने वाले हैं सर? 24 अंक ही मिलने वाले हैं। क्या इसमें किसी भी प्रकार का समस्या है? क्या यहाँ से किसी भी प्रकार का समस्या है? नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज को आपको समझकर चलना होगा। क्या सर? यहाँ पर आपको समझकर चलना होगा, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने कहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से पाबंद नहीं है, किसी भी तरह से रोक टोक नहीं है कि आप किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा बना रहे हैं या किस सेक्शन से कम क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको जहां से मर्जी आप 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे,
यहाँ पर अब आपका रोक टोक शुरू हो गया। यहाँ पर आपका रोक टोक शुरू हो गया। रोक टोक क्या शुरू हुआ? रोक टोक ये है कि फिजिक्स जो है बच्चा, फिजिक्स में 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है आपको। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का बनाना ही है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया? तो यहाँ पर लिमिटेड हो गया कि आपको फिजिक्स से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना ही देना है। 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना ही देना है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी सेक्शनों से आपको 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी है। ठीक है? हमने क्या कहा कि 4 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से और 4 प्रश्न यहाँ से। यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफर्म बनाने हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनाने हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनाने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स आपको आता है तो फिजिक्स का ही आठों का आठों क्वेश्चन बना दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? यानी कि यहाँ पर 4-4 क्वेश्चन आपको बनाना ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है कि 4-4 क्वेश्चन इन तीनों से बनाने हैं बच्चे। 4-4 क्वेश्चन यहाँ से तीनों से बनाने हैं। तो तीनों से बनाने हैं तो टोटल कितने हो गए? यानी कि यहाँ से 16 अंकों में से यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना है कि 8 अंक यहाँ से मिल, या 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, 8 अंक यहाँ से मिलेंगे। 16 अंकों में से 8 अंक यहाँ से मिल गया और 16 अंकों में से 8 अंक यहाँ से हो गया। तो टोटल कितने अंक हो गए? 24 अंक हो गए। क्या ये बातें क्लियर हुआ? यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है प्यारे बच्चे। हमने सेक्शन ए में कहा कि जहां से मर्जी वहां से बना लो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में आपको बनाने ही बनाने हैं। यानी कि जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में से फिजिक्स में से 4 क्वेश्चन आपको, यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देकर ही आना है। उसी तरीका से केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आना ही आना है। इसी तरीका से बायोलॉजी का भी है। बायोलॉजी में भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आना है। ठीक है? 8 में से कोई भी 4 प्रश्न आप लिखकर आएंगे। ठीक है? चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? चल, अब आते हैं बच्चे, यहां पर तो हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है? यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर देखा जाए तो यहां से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? हमें कितने अंक मिलने वाले हैं? तो आप कहेंगे सर 16 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 16, यानी 24 प्लस 16 होता है 40, और 40 हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव से और 40 हो गया हमारा सब्जेक्टिव से। अब यहाँ पर जो 16 मार्क्स का पूछे जाएंगे, लेकिन क्या सर 16 मार्क्स में क्या यहाँ भी किसी भी तरह से बना लेना है? नहीं बच्चे, यहाँ भी पाबंदी है। यहाँ भी पाबंदी है। किस तरीका से? ध्यान से देखिएगा। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6 है। तो 6 में से क्वेश्चन की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन में से ध्यान रखना है कि आपको किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देकर आना है। किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देकर आना है। फिजिक्स के लिए ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स के लिए जो मार्क्स निर्धारित है, फिजिक्स के लिए यहाँ जो अंक मिलेंगे आपको, आपको यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। कितने अंक मिलेंगे? 6 अंक मिलेंगे। केमिस्ट्री के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? तो ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के लिए जो अंक आपको मिलेगा वो 5 अंक मिलेंगे। और बायोलॉजी के लिए कितने अंक मिलेंगे? तो बायोलॉजी के लिए भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं।
यानी 5 अंक आपको बायोलॉजी से मिलेगा, 5 अंक केमिस्ट्री से मिलेगा और 6 अंक कितने किससे मिलेंगे? फिजिक्स से मिलेंगे। टोटल कितने हो गए? 16 हो गए, तो 16 मार्क्स हमारे किससे मिलेंगे? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। अब यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 2 है बच्चे, क्वेश्चन की संख्या 2 है, तो 2 में से किन्हीं एक को बनाकर आना है, किन्हीं एक क्वेश्चन को बनाकर आना है, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन में से किन्हीं एक क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। इसी तरीका से केमिस्ट्री के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन 2 क्वेश्चनों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आना ही आना है। इसी तरीका से बायोलॉजी की भी बात करें तो बायोलॉजी में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 2 क्वेश्चन में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आना ही आना है। तो इस तरीका से हमें टोटल 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो इस तरीका से हमारा सेक्शन बी जो है 2 खंडों में बटा हुआ था, 2 खंडों में बटा हुआ था। क्या यहाँ से किसी भी प्रकार का समस्या है हमारे बच्चे का? किसी भी प्रकार का समस्या है? हमें नहीं लगता प्यारे बच्चे, ठीक है? अगर ध्यान से आप समझ रहे होंगे चीज़ों को तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है सर? ये तो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न था। ये सर अभी तक जो हम देख रहे थे, एग्ज़ाम का पैटर्न हम समझ रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। हमने कहा कि एग्ज़ाम का पैटर्न 2 खंडों में होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न 100 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी का पेपर होता है, प्रैक्टिकल का पेपर होता है। थ्योरी का पेपर हमारे 80 अंक का होते हैं और प्रैक्टिकल का पेपर 20 अंक का होता है। ये 20 अंक हमें स्कूल से मिल जाते हैं और ये 80 अंक हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारी साल भर की मेहनत यही थ्योरी पेपर हमारा निर्धारित कर देता है कि हम हमारा रैंक क्या रहने वाला है। इसी पर सारा बच्चा मेहनत करता है। अब ये थ्योरी पेपर जो होता है ये टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 खंडों में बटा होता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में भी सेक्शन ए जो होता है ये 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में टोटल हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए से 40 मार्क्स हमें मिलता है और सेक्शन बी से भी हमें 40 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 80 मार्क्स का ये थ्योरी का पेपर हो गया। ठीक है? अब इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाएंगे। जब हम बात करते हैं सेक्शन ए का तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी 80 के 80 जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। उसमें हमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के साथ होता है। जो ऑप्शन सही होगा, एक प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो प्रश्न का उत्तर होगा उस ऑप्शन को हमें क्या करना होता है? रंग देना होता है, इस तरीका से। ठीक है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं। फिजिक्स से टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से टोटल 27 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 27 क्वेश्चन। यहाँ किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का पाबंद नहीं है कि आप किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। केवल आपको 40 अंक यहाँ से कहीं से भी कुछ भी बना लीजिए, सही है तो सही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चल तो यहाँ से 40 अंक मिलेंगे। चलिए, अब सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव होता है। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लिखित होता है, हमें अपने हाथों से लिख कर आना होता है। ठीक है, ये भी 2 खंडों में बटा होता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीयों में प्रश्नों की संख्या होती है बच्चा 24 और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या होती है 6। इससे हमें 24 अंक मिलने वाले हैं और इससे हमें 16 अंक मिलने वाले हैं। ये 24 अंक में हमें बच्चा फिजिक्स का 4 क्वेश्चन हमें बनाकर आना होता है, केमिस्ट्री का 4 क्वेश्चन और बायोलॉजी का भी 4 क्वेश्चन बनाकर आना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फिजिक्स का आप 8 क्वेश्चन बनाकर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से केवल आपको 8 ही अंक मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसका फिजिक्स मजबूत होगा, वो फिजिक्स से 8 का 8 क्वेश्चन बनाकर आएगा। कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, केवल आपको 4 ही क्वेश्चन का उत्तर आपको चेक किए जाएंगे और वही आपको 8 अंक मिलेगा। इसी तरीका से केमिस्ट्री का बच्चे गलती कर देते हैं, केमिस्ट्री जिसका मजबूत है तो केमिस्ट्री का 8 क्वेश्चन बनाकर चले आते हैं। तो यहाँ से चाहे आप टोटल बनाकर आओ, चाहे आप केवल 4 क्वेश्चन बनाकर आओ, इन सभी सेक्शनों में से 4-4 क्वेश्चन बनाकर आना है।
तो उतना ही अंक मिलेंगे। 8 सब बना कर आओगे फिर भी उतना ही मिलने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, फालतू का दिमाग का दही नहीं कर कर आना है। दीर्घ उत्तरीय में भी क्या है, दीर्घ उत्तरीय से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन होता है। फिजिक्स का 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी 2-2 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन में से किन्हीं एक का लिख कर आना है, केमिस्ट्री से भी एक का लिख कर आना है और बायोलॉजी से भी एक का लिख कर आना है और इस तरीका से 16 अंक आपको मिल जाएंगे। चीजें क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमारा एग्जाम का पैटर्न था, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं कि सर सिलेबस इसका क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं साइंस में, हमें क्या क्या पढ़ना होता है साइंस में। देखो बच्चा, साइंस जो होता है हमारा 3 खंडों में बटा है। साइंस जो है हमारे 10th के लेवल पर, इसमें 3 सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि ये 3 भागों में बटा होता है। एक भाग फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी जिसे हम कहते हैं। एक भाग हमारा केमिस्ट्री कहलाता है जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं, और एक होता है हमारा बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आगे चल के जीव विज्ञान भी 2 खंडों में बंट जाएगा, हमारा रसायन शास्त्र भी आगे जाकर 2 खंडों में बंट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अभी से ही हर चीज को बारीकी से पढ़कर चलना है, साल भर की समय पर्याप्त होती है। चल, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं बच्चा, तो फिजिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है। देखिए, फिजिक्स में हमें पढ़ना होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सेकंड चैप्टर होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। मानव नेत्र हमें पढ़ना होता है, विद्युत धारा पढ़ना होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना होता है, और हमें ऊर्जा का स्रोत पढ़ना होता है। यानी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6 चैप्टर हमें पढ़ना होता है, किससे? केवल भौतिकी से। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना होता है। और इन्हीं 6 चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चे हमारे पास कितने दिन का समय होता है? तो 1 ईयर का समय होता है। कितने ईयर का समय होता है? 1 ईयर। क्या हम एक साल में 6 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं? आप अपने आप से पूछिएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का था। इसी तरीका से केमिस्ट्री से भी हमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? तो 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। यहाँ भी कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है बच्चा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हमें 6 चैप्टर पढ़ना होता है। कौन कौन सा चैप्टर है? तो सबसे पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहते हैं। सेकंड चैप्टर होता है अम्ल भस्म एंड लवण होता है, यानी अम्ल भस्म तथा क्षार, यानी एसिड बेस एंड साल्ट्स होता है, लवण। ठीक है, थर्ड होता है धातु और अधातु, कार्बन एंड इसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण। ठीक है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हो गया, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, और आवर इन्वायरमेंट हो गया। तो यहाँ से भी 6 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। तो इस 6 चैप्टर को भी पढ़ने के लिए हमें कितने वर्षों का समय है? यानी कि 1 साल हमें पूरी मिलती है। 1 साल का हमें समय मिलता है इन 6 चैप्टर को पढ़ने के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी, जो बच्चा आगे जाकर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, अभी मेडिकल का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हमारा सजेशन अगर कोई प्यारे बच्चे मानना चाहता है तो बायोलॉजी पर कमांड करके चलना और आगे मेडिकल की तैयारी अवश्य करना। ठीक है, मेडिकल फील्ड के लिए स्कोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार ही अपने देखेंगे कि हमारी कितनी क्षमताएं हैं, अपने संसाधन को, अपने घर परिवार की हर स्थिति को समझते हुए, ठीक है, आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से टोटल हमें 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इससे कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर है बच्चा। 8 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, किसे? बायोलॉजी से पढ़ने होते हैं, और इसे भी पढ़ने के लिए हमें 1 साल का समय मिलता है। 1 साल का समय मिलता है। यानी अगर हम केवल साइंस की बात करें, केवल साइंस की अगर हम बात करें, तो केवल साइंस के लिए हमें टोटल कितने? तो 6 6 12 प्लस 8 20 चैप्टर हमें पढ़ना होता है साइंस में। ठीक है, 20 चैप्टर हमें पढ़ना होता है साइंस का।
इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, नियंत्रण एवं समन्वय है, जनन है, अनुवांशिकी तथा उसका विकास है और हमारा पर्यावरण है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हेरिडिटी हो गया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया और हमारा आवर एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कुल 8 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं बायोलॉजी में। यानी कि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में टोटल कितने हो गए? साइंस में अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो साइंस में हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है? 6 + 6 + 8। 6 किससे है? तो आप कहेंगे सर फिजिक्स से है। 6 किससे है सर? केमिस्ट्री से है। और 8 किससे है बच्चा? तो बायोलॉजी से है। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए कुल हमें कितने साल देने हैं? 1 साल का समय देना है। और इसी से प्यारे बच्चा हमें कितने मार्क्स प्राप्त होंगे? तो आप कहेंगे सर 100 मार्क्स प्राप्त होंगे। कितने अंक प्राप्त होंगे? 100 मार्क्स प्राप्त होंगे। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं? तो प्यारे बच्चा, अब हमें लगता है कि किसी भी हमारे छोटे भाई बहन को डाउट नहीं रहा होगा और उनको अच्छे तरह से एग्जाम पैटर्न समझ में आ गए होंगे। उन्हें अच्छे तरह से एग्जाम का सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरीका से हम अपनी रणनीति को तय करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो अभी से ही अपनी जी तोड़ मेहनत करेंगे। अधिकांश बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि परीक्षा का डेट आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे और उस समय हम सुबह में भोर में 4 बजे उठेंगे, सभी चीज़ों को रटेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इतनी बातें अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो हमारा मानना है कि प्यारे बच्चा आपको हमारा समझाया हुआ तरीका आपको पसंद आया होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हमारे द्वारा किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है प्यारे बच्चे कि ध्यान रखना है कि आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको हम आप जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर हमारे प्रीवियस लेक्चर पड़े हुए हैं। उस लेक्चर को, कोई भी लेक्चर को आप देखेंगे तो हमने शिद्दत के साथ हर एक बारीकी को पढ़ाया है और बारीकियाँ समझाते हुए चला है। हर चीज़ों को हमने समझा कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप जाकर देखना, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर का नहीं है। हमने जो भी चैप्टर पढ़ाया है यूट्यूब पर, अब तक हमने जो भी चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ाया है, उस चैप्टर को आप देख लीजिएगा अच्छे ढंग से और देखने के बाद आप एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न भी देखेंगे तो आपको कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा। और यहीं तक नहीं प्यारे बच्चे, जब आप इंटर में भी जाओगे तो इंटर में भी इस क्लास से बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटर में पढ़ोगे तो इंटर में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम केवल आपको 10th लेवल तक का ही नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको इन फ्यूचर के लिए भी आपको पढ़ाते हैं ताकि आप जब उस क्लास में जाएँ तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि जिदो-जहद में उनका केवल फर्स्ट आ जाने से उनको लगता है कि हम साइंस पूरी तरीक़ा से जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने साल भर ऐसे ही पढ़ा है और ऐसे ही एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो फर्स्ट रैंक नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त कर लिया और फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने के बाद वो अपनी क्षमता को आकलन नहीं कर पाते हैं और दूसरे बच्चे को देखकर वो साइंस बैकग्राउंड की ओर चले जाते हैं। जब साइंस में जाते हैं तो उनको बहुत ही अत्यधिक सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का। उनके कांसेप्ट ना बेहतर रहने के कारण ये सभी चीज़ें उनको झेलना पड़ता है। तो अभी से ही अपने कांसेप्ट को बेहतर बनाकर चलेंगे, साल भर का समय बहुत होता है प्यारे बच्चे। ठीक है? इस वजह से कांसेप्ट बेहतर है तो आपको 11th-12th पढ़ने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। ये हमारा दावा है आपसे। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार बेहतर बनाएँ। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं।